अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने मंगल को हुकूमत से अपील की कि वो मुल्क में गरीबों को मुतासिर करने वाली बढ़ती महंगाई के मसले को तस्लीम करे ताकि उसे ठीक किया जा सके। लेकिन हुक्मरान बीजेपी ने जोर देकर कहा कि यह आलमी तरक्की की वजह से पैदा होने वाला मसला है जो किसी भी मुल्क के कंट्रोल से बाहर है। ज़रूरी अशिया की बढ़ती हुई कीमतों पर मुख्तसर बहस में हिस्सा लेते हुए बीजेपी लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कीमतों में इजाफा हर किसी को नुकसान पहुंचाता है और नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत उसे रोकने के लिए मुसलसिल काम कर रही है। तो कहां से लाएंगे? तो इनकी एक मांग होती है कि रोल बैक टैक्सेस, यानी एक तरफ उत्पादक को कीमत दो, दूसरा टैक्स मत लगाओ और लोगों को सस्ता दो। हम कुछ तो हमारे से ऑनेस्ट होना चाहिए खुद से कि हम जो बोल रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाहिए, कंपैरिजन में बोलना चाहिए। अभी जैसे एक चर्चा चली और इसलिए मैंने, और एक उदाहरण है, विपक्ष दल समझे क्या करना है। आप रूम के अंदर एक बोलते हो और रूम के बाहर आकर दूसरा बयान देते हैं। जहां तक मेरी ऑथेंटिक जानकारी है कि जीएसटी का सारे रेट्स पहले ही, जब जीएसटी काउंसिल पहले शुरू हुई तो रेट्स, रूल्स और एक्ट का टेक्स्ट was verified and approved unanimously. This is the best example of cooperative federalism. लेकिन जीएसटी मान्य करके बाहर आए और प्रेस के डंडे दिखे तो तुरंत ये गब्बर सिंह टैक्स हो जाता है। ये कैसे होता है? मैं पाखंड इस शब्द को उपयोग करने वाला था, लेकिन पाखंड अभी अनपार्लियामेंट्री हो गया है, नहीं बोल रहा है ये, नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। Right. If it is unparliamentary, it will not go on record. It will be automatically expunged. मूल मुद्दा है, Don't worry about this. Don't worry about that. I'm telling you, if it is unparliamentary, it will not go on record. It will be automatically expunged. चलिए बैठिए। Don't shout. अरे अभी तो थोड़ा शुरू हुआ है। मूल मुद्दा, इसलिए मैंने नया शब्द तैयार किया। तो कहां से लाएंगे? तो इनकी एक मांग होती है कि रोल बैक टैक्सेस, यानी एक तरफ उत्पादक को महंगाई को पूरी तरह समझना है तो थोड़ा इसको व्यापक रूप से समझना होगा। मैं अपने विपक्ष के सदस्यों से कहूंगा कि वो जरा इस बात पर मुलाहिजा फरमाएंगे कि इस समय विश्व में महंगाई की दर में इटली में 7.9% है, जर्मनी में 7.5% है, कनाडा में 8.1% है, यूरोपियन यूनियन में 8.9% है, यूएन में 9 सोर्स के साथ बोलूंगा, बिल्कुल जर्मनी में, यूएस में 9.1%, ब्रिटेन में 9.4%, स्पेन में 10.8%। Sit down. What is the source of your raising the issue? Right. No, please. No, it will not go on record. You are wasting time. We have hardly 36 minutes time. Let me complete the sentence, sir. And चाइना में 2.5% है। चाइना में इसलिए कम है क्योंकि उनके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो क्राइटेरिया है, जिसमें उन्होंने फूड और क्लोथिंग को ज्यादा महत्व दे रखा है, एंड द सोर्स इज साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात को दर्ज किया है। अब आप आइए, महंगाई की दर, आज ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि पूरे दुनिया के देशों में महंगाई की दर क्या है, जाके चेक कर लीजिए। भारत की महंगाई की दर 7% है, दुनिया में 63 देश ऐसे हैं जहां महंगाई की दर 10% से ऊपर है। इतना ही नहीं है, कुछ देशों में 50%, 100% और कुछ देशों में 200% भी महंगाई की रेट है। इसके बावजूद हमारे देश में 7% महंगाई की रेट है। महंगाई है, मैं इसे इनकार नहीं करता हूं, परंतु अब मैं आपको और भी सोर्स के साथ बताता हूं। समस्या सिर्फ इतनी ही व्यापक नहीं है, इसकी व्यापकता पे ध्यान दीजिए। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
अमेरिका, उसमें पहली बार अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोला इन ऑर्डर टू कर्टेल इन्फ्लेशन, महंगाई को पूरी तरह आज से कई साल पहले एक मूवी आई थी पीपली लाइव, उसका एक गाना था सर, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। आज इस गाने के लिरिक्स सार्थक होते नजर आ रहे हैं सर। मैं पंजाब सूबे से आता हूं, एक खेती प्रधान सूबा है सर, और पंजाब का किसान, देश का किसान महंगाई की डबल मार झेल रहा है। एक मार किसान की एज अ प्रोड्यूसर और दूसरी मार किसान की एज अ कंज्यूमर। फूड प्रोडक्शन की कॉस्ट पिछले एक साल में सर करीब 21% बढ़ी है, यानी कि किसान की कॉस्ट बढ़ गई फूड प्रोडक्शन की, लेकिन उसकी आय, जिसका वादा था कि एमएसपी दुगनी करेंगे, आय बढ़ाएंगे, वो उस रेट पे नहीं बढ़ी, जिसके चलते आज देश का किसान एज अ प्रोड्यूसर महंगाई के बोझ चले दबता जा रहा है। दूसरा, देश का किसान एज अ कंज्यूमर भी सर, क्योंकि मैं पंजाब से आता हूं, आज कहीं बाजार में कुछ भी खरीदने जाता है तो महंगाई की मार झेलता है। और मैं बताऊं आपको सर, ये शायद आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब भारत देश की रूरल इन्फ्लेशन भारत देश की अर्बन इन्फ्लेशन से ज्यादा है, यानी कि शहरों में रहना सस्ता है गांव में रहने के मुकाबले। और आप जानते हैं ये देश वो देश है सर जहां पर मैक्सिमम आबादी रूरल आबादी है। सर, इन्फ्लेशन को टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन भी कहा गया, यानी कि ये वो महंगाई, ये वो कानून जो बिना कानून के सरकार हम लोगों पे टैक्स लगाती है, ये वो माना जाता है। और सर, जैसे रावण के 10 सर थे, भारत की महंगाई के 7 सर हैं। मैं सातों के सातों पर आधा मिनट बोलना चाहूंगा, आप जितना टाइम दे दें सर। पहला है ऊर्जा पर टैक्स, एनर्जी टैक्स। खत फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। अरे बुजुर्ग कहते हैं हमारी रेल की तीर्थ यात्रा, उसकी रियायत क्यों कम कर दी? सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। देश के लोग कहते हैं शिक्षा का बजट तो बढ़ा दो, सरकार कहती है 2% से ज्यादा बजट नहीं है। अरे स्वास्थ्य का बजट तो ठीक कर दो, मोदी जी, सरकार कहती है पैसा नहीं है। मानवर, ये पैसा गया कहां? किसके पास गया ये पैसा? अरे ये पैसा गया नरेंद्र मोदी जी के मित्रों के पास गया, मित्रों के पास गया। मैं आपको बताता हूं मान्यवर कहां गया। 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी, मेहुल चोकसी भाग गया। 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया। 3,000 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया। 6,000 करोड़ लेके नितिन संदेशरा भाग गया। और ये मेरी जानकारी नहीं है, ये मेरी जानकारी नहीं मान्यवर, इस सरकार ने बताया पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया। 11 लाख करोड़ रुपए आप जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे मान्यवर, इतना पैसा इन्होंने पूंजीपतियों को माफ किया। और इस सरकार को एक सनक है, इस सरकार को एक सनक है, मोदी सरकार को एक सनक है, उसको ये सनक है हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनाना है। और मालूम है मान्यवर उसको कितना कर्जा दिया इस सरकार ने? 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए मान्यवर, 2.5 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। एक इंसान को 2.5 लाख करोड़ रुपए, और बच्चे के दूध पे टैक्स लगाते हो, आटा दाल चावल पे टैक्स लगाते हो, हिंदुस्तान के गरीब आदमी का खून चूसने का काम करते हो। सरकार किसके लिए चल रही मानो? यह सरकार किसके लिए चल रही है? इसको ध्यान से हमें सोचना पड़ेगा जब हम इसी खत फसल का मरकजी हुकूमत ने आज जोर देकर कहा कि भारतीय रुपए की कारकर्दगी अपनी हम रुतबा करेंसियों के मुकाबले काफ़ी बेहतर है और उसकी कदर में इजाफा हो रहा है। अमरीकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की घटती हुई कीमत पर राज्यसभा में वक़फ़े सवालात के दौरान इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय रुपए अपने फितरी मकाम को हासिल कर रहा है और इसमें कोई ज़बरदस्त गिरावट नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय रुपए अमरीकी फेडरल रिजर्व के फैसलों के सामने दूसरी करेंसियों के मुकाबले बेहतर अंदाज में साबित रहा। घटते हुए गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर से मुताल्लिक़ उन्होंने कहा कि मुल्क इत्मीनान बख्श सूरत हाल में है।
मरकजी हुकूमत ने राज्यसभा में कहा कि मुल्क में पानी की जो क्वालिटी है वो लगातार बिगड़ रही है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक हम जो पानी पीते आ रहे हैं वो जहरीला है। मुल्क के लगभग सभी रियासतों के ज़्यादातर ज़िलों में अंडरग्राउंड वाटर में ज़्यादा मिकदार में जहरीले एलिमेंट पाए गए हैं। जल शक्ति वजारत के एक दस्तावेज के मुताबिक मुल्क की 80% से ज़्यादा आबादी को ज़मीन से पानी मिलता है। अगर हम इस ज़मीनी पानी अंडरग्राउंड वाटर में ज़्यादा मिकदार में ख़तरनाक एलिमेंट्स मिलते हैं तो इसका मतलब यह है कि पानी जहर बन रहा है। राज्यसभा में हुकूमत ने रिहायशी इलाकों की तादाद भी बताई जहां पीने के पानी के सोर्सेस काफ़ी पोल्यूटेड हो गए हैं। इसके मुताबिक 671 इलाके फ्लोराइड से, 814 इलाके आर्सेनिक से, 14,079 इलाके आयरन से, 9,930 इलाके सैलिनिटी से, 517 इलाके नाइट्रेट से और 111 इलाके हेवी मेटल से मुतासिर हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि एक शख्स हर रोज़ औसतन 3 लीटर पानी पीता है। हालांकि सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक एक सेहतयाब रहने के लिए रोज़ाना कम से कम 2 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। अगर आप रोज़ाना 2 लीटर पानी पी भी रहे हैं तो आपके जिस्म में भी कुछ मिकदार में जहर जा रहा है। हुकूमत ने कहा कि शहरों के मुकाबले में गांव में यह मसला ज़्यादा संगीन है क्योंकि हिंदुस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी गांव में रहती है। वहां पीने के पानी का अहम जरिया हैंडपंप, कुएं, नदियां या तालाब है। वहां पानी सीधे ज़मीन से आता है। इसके अलावा गाँव में आमतौर पर इस पानी को साफ करने का कोई तरीका नहीं है, इसीलिए दही इलाकों में रहने वाले लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने मंगल की सुबह नेशनल हेराइन के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापे मारे। ये कार्रवाई सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद की गई। इस कार्रवाई के कुछ देर बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि कांग्रेस आप लोगों की है और आप कांग्रेस की ताकत है, हमें तानाशाह के हर फरमान से लड़ना है। I also want to put on record here, both AJL and Young India are companies registered, are ROC registered companies. Every transaction is in the public domain. It's a recorded transaction. I also want to emphasize Young India is a profit, no profit, Section 25 company. There is no scope of profiteering from that company for any director, any shareholder. So what exactly are you looking for? AJL, on the other hand, is a public interest newspaper. It's not a commercial organization. Every transaction is in the public domain. You have questioned the Congress president for 3 days. You have questioned the Congress ex-president for 50 hours. Either the ED is completely incompetent and has not been able to gather enough, or the ED has actually become the election department of the BJP. And that seems to be exactly what the ED has reduced itself to. From being an independent agency of the government of India, it has become a frontal department, an election department of the ED, which is used to intimidate opposition, which is used to settle political scores, which is used to intimidate their own who could speak against them, and which is vehemently used to topple democratically elected governments. But the reality of the day is that there are only 2 issues that matter in this country: price rise and unemployment. And no matter how hard you try, no matter what you do, we will continue to raise the relevant issues of price rise and unemployment, irrespective of how many raids you want to unleash against us, irrespective of the questioning, irrespective of your intimidation. There may be some people who may be intimidated by what your agencies can do. The Indian National Congress is certainly not one of those. We condemn it, we will fight it, but we will continue to expose the failures of this government, because the future of our youth is at stake due to unemployment, and every Indian is suffering and reeling under high price. I also want to put on record here, both AJ कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने अवाम से मुतालबा किया है कि मोदी हुकूमत अपने खिलाफ बोलने वालों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उनकी आमरीत से लड़ने के बजाय उसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। मंगल को फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक पैगाम में राहुल गांधी ने कहा कि आम लोग कांग्रेस की ताकत हैं और जिन लोगों पर हुकूमत जुल्म कर रही है उन्हें खुद को तनहा समझने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस उनकी आवाज़ है और उनके साथ मिलकर उनकी लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमें डिक्टेटर की आवाम की आवाज़ को दबाने की हर कोशिश का मुकाबला करना है।
आपके लिए मैं और कांग्रेस पार्टी लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। आज मुल्क में किन किन मसाइल पर बात होनी चाहिए अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हुकूमत की हर गलत पॉलिसी आपकी जिंदगी को मुतासिर कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्लियामेंट के मौजूदा इजलास में हुकूमत से अवाम के सवालों के जवाब मांगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सबने देखा कि हुकूमत ने किस तरह अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया और जब कांग्रेस ने पॉलिसियों की मुखालिफत की तो उन्हें गिरफ्तार किया गया, ऐवान मुलतवी करवाया गया और कल जब बहस हुई तो हुकूमत ने साफ कह दिया कि महंगाई कोई मसला है ही नहीं। उन्होंने कहा कि मुल्क बेरोजगारी की वबा से लड़ा है, करोड़ों खानदानों के पास मुस्तहकम आमदनी का कोई जरिया नहीं है, लेकिन हुकूमत सिर्फ एक अहंकारी राजा की शबिया चमकाने के लिए अरबों रुपए खर्च कर रही है। महंगाई और गब्बर सिंह टैक्स आम आदमी की आमदनी पर बराह रास्त हमला है। आज की हकीकत यह है कि आम आदमी अपने ख्वाबों के लिए नहीं बल्कि 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत चाहती है कि लोग डिक्टेटर की हर बात को बगैर किसी सवाल के कबूल करें। उन्होंने कहा कि मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि उनसे डरने और आमरीयत को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। ये बुज़दिल हैं, आपकी ताकत और इतिहास से खौफजदा हैं, इसीलिए वो उन पर मुसलसिल हमले कर रहे हैं। अगर आप मुत्तहिद होकर उनका मुकाबला करेंगे तो ये डर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को कहा कि वो हिजाब तनाज़ा केस में कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों की समाअत के लिए एक बेंच तश्कील देगी। हाईकोर्ट ने अपने 15 मार्च के फैसले में रियासत के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाने के तालीमी इदारों के हक को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की सरबराही वाली बेंच ने खुसूसी तस्करे के दौरान सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा की अर्जियों की जल्द समाअत का मुतालबा किया और कहा कि इस मामले में एक बेंच तश्कील दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि बेंच मैं बनाऊंगा, जजों में से एक की तबीयत ठीक नहीं है। सीनियर वकील मोहतरमा अरोड़ा ने कहा कि दरखास्त मार्च में दायर की गई थी, इसलिए इस मामले पर समाअत की तारीख जल्द तय की जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जज सेहतमंद होते ही मामला सुना जाएगा। 13 जुलाई को एडवोकेट प्रशांत भूषण ने हिजाब से मुतालिक दरखास्तों पर फौरी समाअत की दरखास्त की थी। तब चीफ जस्टिस ने कहा था कि मामला अगले हफ्ते किसी वक्त दर्ज किया जाएगा। कर्नाटक के बेंगलुरु में 28 जुलाई को हुए मोहम्मद फाजिल मर्डर केस में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। सूरतकल में नकाबपोश हमलावरों ने फाजिल को बेरहमी से पीटा और फिर चाकू से हमला किया था। अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई थी। यह कत्ल दुकान के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया था। बेंगलुरु में के पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार ने बताया कि सुहास शेट्टी की क़यादत में मुलजिमीन ने फाजिल पर हमला करने की प्लानिंग की थी। हमले से कुछ दिन पहले ही उन्होंने रेकी भी की थी। बंगाल के टीचर्स रिक्रूटमेंट घोटाले में मुलजिम ममता बनर्जी हुकूमत के साबिक वजीर पार्थ चैटर्जी पर एक खातून ने चप्पल फेंकी। पार्थ पर उस वक्त चप्पल फेंकी गई जब उन्हें मेडिकल के लिए कोलकाता के ESIC हॉस्पिटल में ले जाया गया था। खातून वहां अपने अफराद खानदान का इलाज करवा रही हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान गुस्साई खातून ने कहा कि पार्थ चैटर्जी जैसे लोग जनता के करोड़ों रुपया लेकर अपने घरों की तिजोरी भर रहे हैं। ऐसे करप्ट लोगों को AC कार में अस्पताल लाया जाता है, उन्हें तो गले में रस्सी बांधकर घसीट कर लाना चाहिए। मैं अपने मरीज के लिए दवा लेने गई थी, लेकिन पार्थ को देखकर मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे चप्पल फेंक कर मारा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगल के रोज एक हादसा टल गया। वहां इंडिगो की फ्लाइट के सामने कार आ गई। फ्लाइट के पहियों के ठीक नीचे आकर रुकी कार गो फास्ट कंपनी की थी। कंपनी जराये ने बताया कि प्लेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इंडिगो का प्लेन 6E2002 दिल्ली से पटना जाने के लिए तैयार था। कई मुसाफिर प्लेन में सवार थे और कुछ उसमें चल रहे थे। इसी बीच एक कार तेज रफ्तार से आई और प्लेन के पहियों के नीचे खड़ी हो गई। इसे देख वहां अफरा तफरी मच गई। सिक्योरिटी एहलकार वहां पहुंचे और ड्राइवर को पकड़ लिया। फौरी कार को प्लेन के नीचे से हटाया गया और सही वक्त पर फ्लाइट को रवाना किया गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने कार के ड्राइवर को हिरासत में लेकर उसका अल्कोहल टेस्ट कराया। टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एयरपोर्ट और सिक्योरिटी ओहदेदार कार ड्राइवर से पूछताछ कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर जहां ये प्लेन खड़ा था वहां तक किसी भी गाड़ी को ले जाने की इजाजत नहीं है। ये ड्राइवर गाड़ी प्लेन के पास क्यों ले गया, इसकी जांच की जा रही है।
कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइसजेट ने मंगल को कहा कि उसने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूरे वाजिबात को अदा कर दिया है। कंपनी ने कहा कि उसके साथ वो रोजमर्रा की परवाजों के लिए अथॉरिटी को पेशगी अदायगी करने के अपने पुराने निजाम पर वापस आ जाएगा। एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि उसकी असल वाजिबात की अदायगी के बाद एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पाइसजेट को 50 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी से आजाद कर देगा। इसके नतीजे में एयरलाइन के लिए इजाफी नकदी दस्तयाब होगी। हाल ही में एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइन के कुछ तैयारों में तकनीकी खराबियों की चंद वाकयात के बाद अपने ऑपरेशन में हिफाजती चेक्स को सख्त कर दिया था। 27 जुलाई को डीजीसीए ने स्पाइसजेट की गर्मियों की 50% परवाजों पर पाबंदी लगा दी थी। शिवसेना के लीडर आदित्य ठाकरे ने मंगल को शिंदे हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि ठाकरे खानदान को अलग थलग करने की साजिश नाकाम हो गई है। इंतजामिया के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और अभी तक महाराष्ट्र हुकूमत की काबीना की मीटिंग नहीं हुई। ठाकरे ने निष्ठा यात्रा के दौरान लोगों से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क दुश्मनों का असली चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस हुकूमत पर अभी तक काबीना की मीटिंग ना होने पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि शिंदे फडणवीस हुकूमत की तश्कील के 33 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन उन्हें जंबो काबीना बनाने के लिए अभी तक कोई तीसरा शख्स नहीं मिला। उन्होंने कहा कि गद्दारों ने शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे और उनके खानदान के अफराद को अलग थलग करने की साजिश की, लेकिन मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र के लोग हमें अलग नहीं करेंगे। ठाकरे ने कहा कि गद्दार गद्दार अस्तु, यानी गद्दारी के रूप में गद्दारी, और अगर गद्दारी जैसा रुझान शुरू हुआ तो हमारा मुल्क मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। कौमी दारुल हुकूमत की तिहाड़ जेल में बंद सजा याफ्ता कश्मीरी अलहदगी पसंद रहनुमा यासीन मलिक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। हुक्काम ने मंगल को इत्तला दी। डायरेक्टर जनरल संदीप गोयल ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि यासीन मलिक ने कल अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। जेल में बंद अलहदगी पसंद रहनुमा यासीन मलिक, जो इस वक्त तिहाड़ जेल की जेल नंबर 7 में बंद है, उसने 22 जुलाई को भूख हड़ताल की थी। जब उनकी भूख हड़ताल की वजह पूछी गई तो अफसर ने कोई भी तफसीलात बताने से गुरेज किया। ताहम जेल जराये का कहना था कि मलिक उन एजेंसियों के मुखालिफ थे जो उनके मुकदमात की तहकीकात कर रहे हैं। जराये ने कहा कि मलिक ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके केसेस की सही तरीके से तहकीकात नहीं हो रही है, इसीलिए वो गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल पर चले गए। लेकिन इस यकीन दहानी के बाद कि उनकी दरखास्त आला हुक्काम तक पहुँचा दी गई है, उसने भूख हड़ताल खत्म कर दी है। केरला असेंबली में 18,728 दिन पूरे होने के साथ ही 78 साल कांग्रेस लीडर और 2 बार के वजीर आला ओमान चंडी ने सबसे तवील मुद्दत तक रुकने असेंबली रहने का रिकॉर्ड बना लिया। ये रिकॉर्ड पहले के मुनी के पास था, जिनका 2019 में इंतकाल हो गया था। इलेक्शन लड़ने के बाद से मुनी और चांडी दोनों ने कभी भी अपनी सीट पर शिकस्त नहीं खाई। मनी ने 1967 से पाला सीट की नुमाइंदगी की थी और चांडी ने 1970 से पोथुपल्ली इंतखाबी हल्के की नुमाइंदगी करनी शुरू की थी। दोनों इंतखाबी हल्के को कोट्टायम जिले में है। 1965 में असेंबली इंतखाबात होने के बाद क्योंकि कोई भी पार्टी हुकूमत बनाने में अहल नहीं थी, सदर राज नाफिज किया गया था और किसी ने भी रुकने असेंबली की शक्ल में हलफ नहीं लिया था और इसलिए मनी पहली बार 1967 में ही रुकने असेंबली बने थे। 31 अक्टूबर को 19 साल के हो चुके थे। चांडी ने 1970 से हर इलेक्शन जीता है और अब उनकी लगातार 12वीं मुद्दतकार है और अब तक वो रियासत के सबसे मकबूल और सरगर्म लीडरों में से एक हैं। अपने अच्छे सलूक की वजह से वो जहां भी जाते हैं ज़बरदस्त भीड़ को मुतवज्जो करते रहते हैं। आमतौर पर साबिक वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में कम ही पहुंचते हैं, लेकिन गुज़िश्ता 4 जुम्मे को जब चंडी को कोट्टायम जिले के सभी अराकीन असेंबली की मीटिंग के लिए मदऊ किया गया तो उन्होंने कहा कि वो यकीनन इश्यूज़ पर तबादला ख्याल के लिए मौजूद रहेंगे। इंडिया और पाकिस्तान इसी महीने T20 मैच खेलेंगे। आईसीसी ने एशिया कप का शेड्यूल जारी किया है। इसके मुताबिक ग्रुप ए के मुकाबले में इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा। ये मैच 28 अगस्त को दुबई में शाम 6 बजे खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 11 सितंबर को खेला जाएगा। इससे पहले इंडिया और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भिड़े थे। 24 अक्टूबर 2021 को खेले गए इस मुकाबले में इंडिया को पाकिस्तान ने 10 विकेट से हराया था। इंडिया के पास T20 वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला लेने का मौका होगा। एशिया कप T20 टूर्नामेंट की शुरुआत 27 अगस्त से होगी। एशिया कप के क्वालिफायर के मुकाबले 21 अगस्त से शुरू होंगे। इसमें यूएई, ओमान, नेपाल, हांगकांग समेत दीगर टीमें उतरेंगी।
इसमें से एक टीम मेन ड्रॉ के लिए क्वालिफाई करेगी। मेन ड्रॉ में इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को पहले ही जगह मिल चुकी है। आखिरी बार एशिया कप के मुकाबले 2018 में कराए गए थे। इस बार एशिया कप 2020 ओवर का खेला जा रहा है। पिछली बार 2018 में 50-50 ओवर के मुकाबले खेले गए थे। खिताब उस वक्त हिंदुस्तान ने जीता था। अब बात कोरोना वायरस की। मुल्क में बीते 24 घंटों में कोरोना के 11,738 नए केसेस मिले हैं, जबकि 29 लोगों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव केसेस की तादाद 1,32,566 है। बीते दिन 14,344 लोग रिकवर भी हुए। इसके एक दिन पहले यानी हफ्ते के रोज 14,352 केसेस मिले थे और 23 लोगों की मौत हुई थी। भारत में मंकी पॉक्स के अब तक 8 केसेस दर्ज हो चुके हैं। केरल की हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ने कंफर्म कर दिया है कि केरल में मंकी पॉक्स से एक मौत हो गई है। मरने वाले की उम्र 22 साल थी। वो यूएई से अपने घर लौटा था। यूएई से निकलने के एक दिन पहले ही उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मंकी पॉक्स को अब तक लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं। मुल्क में हुई पहली मौत के बाद इसको लेकर किस तरह अलर्ट होना चाहिए, उस अलर्टनेस की फिलहाल ज़रूरत है। मंकी पॉक्स से मौत की कितना इम्कान है, इसको लेकर वजारत सेहत ने भी काफ़ी जानकारी मुहैया करवाई है। हिंदुस्तान ने मालदीव के ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट समेत मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को वक्त पर पूरा करने के लिए $10 करोड़ की इजाफी लाइन ऑफ क्रेडिट के साथ ही मुल्क की दिफाई सलामती के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए और एक बहरी जहाज और 24 गाड़ियां देने के साथ 61 जजीरों में पुलिस के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का ऐलान किया। ये फैसले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह के दरमियान हैदराबाद हाउस में वफूद की सतह की 2 तरफा मीटिंग में किए गए। सालेह कल नई दिल्ली आए हैं। पहले दोनों रहनुमाओं के दरमियान निजी गुफ्तगू हुई और फिर वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। मीटिंग में हिंदुस्तान ने मालदीव को 2030 तक 0 कार्बन इखराज का हदफ हासिल करने में मदद करने का तयक़ुन दिलाया। सबसे पहले मैं अपने मित्र राष्ट्रपति सोली और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वर्षों में भारत और मालदीव के मित्रतापूर्ण संबंधों में अमेरिका ने दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा के सरबराह ऐमन अल-ज़वाहिरी को ड्रोन हमले में हलाक कर दिया। अमेरिका को बड़ी कामयाबी इतवार को अफगानिस्तान में ड्रोन हमले में मिली। पिछले 21 सालों से अमेरिका अल-ज़वाहिरी की तलाश में था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान उन्हें हलाक कर दिया था। हुकाम के मुताबिक अल-ज़वाहिरी को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो घर की बालकनी में बैठे थे। फिर ड्रोन के जरिए उस पर 2 मिसाइल दागे गए। कहा यह जाता है कि अल-ज़वाहिरी ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर होने वाले हमलों में मदद की थी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस बड़ी कार्रवाई के बाद कहा कि अब इंसाफ मिल गया है। अमेरिका में गन कल्चर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब मुल्क की दारुल-हुकूमत वाशिंगटन DC में देर रात फायरिंग का वाकया सामने आया। भीड़ पर फायरिंग की गई। इस हमले में 6 लोगों को गोली लगी थी। इनमें से 1 की मौत हो गई। बाकी 5 जख्मियों का अस्पताल में इलाज जारी है। वाशिंगटन DC पुलिस के मुताबिक ये वाकया कॉन्डो कॉम्प्लेक्स में पेश आया। हमलावर ने एक एवेन्यू NI के 1500 ब्लॉक में बेनिंग कोर्ट में अंधाधुंध गोलियां बरसाई। हालांकि हमलावर के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी तहरीक इंसाफ पार्टी के 8 साल पुराने फॉरेन फंडिंग केस में मुजरिम करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान को नोटिस जारी कर पूछा कि उनके तमाम अकाउंट्स क्यों ना सीज कर दिए जाए। इमरान और PTI ने पहले भी इस मामले में जवाब नहीं दिया था। कमीशन के फैसले के मुताबिक PTI ने 34 बैरूनी शहरियों और 351 कंपनियों से चंदा लिया। सिर्फ 8 जनरल अकाउंट्स की जानकारी दी, 13 में ब्लैक मनी रखी और उन्हें छुपाया। इसके अलावा 3 खाते ऐसे भी हैं जिनकी तफसीली जांच की जा रही है। नागालैंड के वजीर तेमजेन इम्रा आलोंग सोशल मीडिया पर लोगों के फेवरेट हैं। छोटी आंखों और सिंगल रहने के फायदे बताकर उन्होंने खूब पॉपुलैरिटी हासिल की थी। इस बार वो अपने डांस से लोगों का दिल जीत रहे हैं। उन्होंने नागालैंड के सुंगेमोंग त्योहार के दौरान अपने डांस का वीडियो शेयर किया। वीडियो में वो मुख्तलिफ डांसर्स के साथ डांस करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही कम वक्त में इस वीडियो को 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।